In previous class we have started dissolution. मतलब हम फर्म क्या कर रहे हैं पूरी डिसॉल्व. हम फर्म क्या कर रहे हैं पूरी डिसॉल्व. सारे एसेट्स बेच दिए और सारी लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी. डन. इतनी सारी बातें याद है. राइट. जस्ट फॉर यू ये बैलेंस शीट है ही ना. ये एसेट्स है और ये क्या है लायबिलिटीज. अगर मेरी तेरी और प्रांशु की फर्म ही खत्म हो रही है तो क्या है पूरी बैलेंस शीट हम खत्म करेंगे. सारे एसेट्स को बेच देंगे और सारी लायबिलिटी को पे ऑफ कर देंगे. तो वो कहता है यार इसके लिए ना मुझे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा. क्या बनाना पड़ेगा. रियलाइजेशन अकाउंट. पहले हम क्या बनाते थे रीवैल्यूएशन अकाउंट. क्या बनाते थे. अब तो रीवैल्यू करने की कोई नीड ही नहीं है. मैं सारा कुछ क्या कर दूंगी रिलीज. क्या कर दूंगी रिलीज. तो सबसे पहले सारे एसेट्स यहाँ क्या करते हैं ट्रांसफर. क्या करते हैं. आप देखो पहले चश्मा गायब कर. और यहाँ सारी लायबिलिटीज क्या करते हैं ट्रांसफर. समझ आ रहा है ही ना. मैंने क्या करा सारी लायबिलिटी यहाँ ट्रांसफर कर दी और सारे एसेट्स यहाँ ट्रांसफर कर दिए. अब मान ले मैंने मशीनरी यहाँ ट्रांसफर करी थी तो सेटल कहाँ करूँगी यहाँ. और सारी लायबिलिटी सेटल कहाँ करूँगी यहाँ. याद है पक्का. नाउ इलस्ट्रेशन 5. इलस्ट्रेशन 5 करते हैं. पढ़ो. पारस टुक 50% ऑफ द स्टॉक at 20% discount. करेक्ट. और स्टॉक कितनी थी 4 लाख. इधर देखो. इधर देख बच्चा. यहाँ स्टॉक कितनी थी 4 लाख. तो ट्रांसफर यहाँ स्टॉक कितनी हुई होगी. 4 लाख. तो ट्रांसफर की तो वो एंट्री पूछ ही नहीं रहा. वो तो किसकी एक पूछ साथ. रहा है सेटलमेंट की. तो कहाँ सेटल होगा. तो यहाँ पर किसने ले ली पारस ने 1,60,000 की. उसने कहा 4 लाख की जो स्टॉक थी उसका आधा स्टॉक मैं ले रहा हूँ. यानी 2 लाख का माल मैं ले रहा हूँ. और 2 लाख का माल कितने % ऑफ पे ले रहा हूँ 20% ऑफ पे. यानी 2 लाख का 20% 40,000. तो यानी 40,000 नहीं तो यानी मैं 1,60 में ले रहा हूँ. तो पहली एंट्री क्या बनी Paris account debit to realization account. करेक्ट. पहली एंट्री क्या बनी पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,60,000 और 1,60,000. गाइस मैंने कल एक चीज बताई थी. क्या बाकी की 2 लाख का स्टॉक बता रखा है क्या करा. तो क्या हम अपने आप सेटल कर सकते हैं. द आंसर इज यस. द आंसर इज यस. बड़ा बड़ा लिखो. बड़ा बड़ा डब्बे में लिखो. इफ नो इंफॉर्मेशन इज देयर. If no information is there about tangible asset, then we have to settle it by ourselves. हमें वो एसेट के बारे में अगर ट्रांसफर लिखा. यहाँ पर मशीनरी दी हुई है 2 लाख और क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन तो हम अपने आप सेटल करेंगे 2 लाख में. डन. बट यहाँ पर हिना दी हुई है पेटेंट्स. क्या दिया हुआ है 1 लाख. क्या दिया हुआ है पेटेंट्स. क्या होता है इंटैंजिबल एसेट्स. अगर इंटैंजिबल एसेट्स हैं उसको हम अपने आप सेटल नहीं करेंगे. उसको हम अपने आप सेटल नहीं करेंगे. हम मान के चलते हैं हिंदी में इंग्लिश में दोनों में बोल रही हूँ. हम क्या कहते हैं आज से बहुत साल पहले बताऊं तो अपने आप कोई भी टैंजिबल एसेट्स भी सेटल नहीं करना अलाउड था. हमने जब मैंने अकाउंट्स पढ़ी थी 2018-19 तक भी अपने आप एसेट सेटल नहीं होता था. बट अपने आप लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ती थी. हिंदी में वो करती हूँ. अगर मैं ये पढ़ाती थी कि अगर यहाँ पर रियलाइजेशन में तुम्हारा यहाँ मशीनरी है और यहाँ क्रेडिटर है और दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो तुम अपने आप क्रेडिटर 32 लाख के हैं वो अपने आप यहाँ पर बैंक में 32 लाख पे करोगे. बट अगर मशीनरी 3 करोड़ की है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो ये मानते थे कि मशीनरी बिकी ही नहीं. पहले ये होता था. आज मैं तुम्हें क्या पढ़ा रही हूँ. इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन
इफ नो स्पेसिफिकेशन इज गिवन अबाउट द टैंजिबल एसेट्स एंड लायबिलिटी, तब भी हम दोनों चीज अपने आप सेटल करते हैं। अगर क्रेडिटर के बारे में नहीं हुआ तो हम ईमानदार हैं, हमने एज इट इज पैसे दे दिए। और अगर मशीनरी के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो हम कहते हैं हमने पूरी एज इट इज वैल्यू की बेच दी। बट अगर इनटैंजिबल एसेट्स हैं वो अपने आप कभी भी सेटल ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर होते हैं बट सेटल नहीं होते। तो कौन कौन सी चीजें जो ट्रांसफर होती है और सेटल नहीं होती? अपने आप सारी इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस। रिपीट करूं, समझाऊं क्यों? एक बात बताओ, एक्रूड इनकम क्या होती थी? इनकम अर्न तो कर ली बट रिसीव। अगर मैंने यहाँ एक्रूड इनकम 20,000 लिखी हुई है तो मैं यहाँ पर एक्रूड इनकम 20,000 उतारूंगी तो, बट अपने आप सेटल। एक बात बता, मैंने साल के बाद नेक्स्ट सेशन में बंद कर दिया और एक बच्चे ने मेरी 20,000 की फीस नहीं दी थी, बट मैंने अपनी बैलेंस शीट में दिखा रखा था कि मैं कमा चुकी हूँ बट मुझे मिले नहीं है, मैं बंद करके चले जाऊंगी तो हो सकता है वो ना ही पे करे। किसको पे करेगा? बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि मुझे एक्रूड इनकम मिली है तो वो सेटल होगी बट अपने आप सेटल नहीं होगी। लिखो गुडविल कॉमा पेटेंट्स कॉमा ट्रेडमार्क कॉमा प्रीपेड एक्सपेंस कॉमा एक्रूड इनकम। बॉक्स में जो लिखा है दोबारा लिखवा दो। लिखवा रही हूँ, अभी जो नेक्स्ट बोल रही हूँ वो दूसरा बॉक्स तो बना। गुडविल कॉमा पेटेंट्स कॉमा ट्रेडमार्क कॉमा एनी इंटेंजिबल एसेट्स कॉमा any intangible assets comma prepaid expense comma accrued income are transferred but not settled by ourselves. Now back to this question. तो 2 लाख का तो बताया है कि पारस ने ले लिया, तो बाकी का 2 लाख हम क्या करेंगे? हमने बेच दिया। कितने में? 2 लाख में। तो क्या एंट्री आएगी? बैंक 2 लाख। तो दूसरी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। करेक्ट, समझ आया? मैम लिखा हुआ है 30% का प्रॉफिट है। कहाँ लिखा है? लिखा है? अच्छा, फिर उसके उसमें नहीं लिखा था। रुक जाओ, कहाँ लिखा है 30% का प्रॉफिट है? इसमें लिखा हुआ है ओल्ड बुक में लिखा हुआ है, न्यू बुक में नहीं है। तो चलो दिखाओ। और न्यू बुक में नहीं है, जो हमारी ओल्ड बुक है हाँ, ओल्ड बुक में लिखा हुआ है कि रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑफ कॉस्ट। यानी 260 आ जाएगा। और न्यू बुक में कुछ लिखा ही नहीं हुआ तो 2 लाख आ जाएगा। दोनों कंसेप्ट समझ आए? दोनों कंसेप्ट समझ आए? नेक्स्ट एंट्री क्या है? डेटर्स ना मेरे 264 थे। इधर देखो, डेटर्स कितने थे 264 और प्रोविजन कितनी थी? 24 और प्रोविजन कहाँ उतरती है हिना? इधर देख, डेटर्स और प्रोविजन यहाँ थे। डेटर्स यहाँ ट्रांसफर होते हैं, प्रोविजन यहाँ ट्रांसफर होती है। वो कहता है मुझे कितने कम मिले? 48। तो 264 में से 48 गए, 216, यानी मुझे कितने मिले? तो डेटर्स बेच के मुझे कितने मिले? 216। सिंपल। बैंक टू रियलाइजेशन 216 अगर कुछ मुझे मेंशन ना हो तो बैंक। और प्रोविजन प्रोविजन का क्या करना है? ऑटोमेटिकली वो हो गया प्रॉफिट या लॉस। इधर देखो, एक हाइपोथेटिकल केस लो, मान लो रियलाइजेशन कुछ नहीं है, सिर्फ डेटर उतरा कितना? 264। प्रोविजन कितना उतरा? 24। तेरा बैंक में कितना पैसा आया? 216। 264 ऑटोमेटिकली तेरा लॉस बुक हो गया तो नहीं? मतलब वो पहले ऑटोमेटिकली ही सेटल हो गया, हमें उसे काटने करने की कोई जरूरत। अगर वो कह रहा है तेरा डेटर 270 के आए तो तू 270 लिख ले, कि उन्होंने ब्याज भी दे दिया पहले करने का।
नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ माइंड सेट कर रही हूँ। पेपर में भी ऐसे माइंड सेट भी करोगे तो आंसर 100% सही आएगा। आपको समझ आ रहा है मैंने क्यों करा? मेरे पास बैंक में 216 है, प्रोविजन कितनी बना रखी थी, कितने बैड, मुझे उससे कोई फर्क अपने आप सेटल हो जाएगा रियलाइजेशन। मतलब एक चीज ये बताओ, डेटर्स में से जो हमने पैसा काट के बैंक में लिखा है वो प्रोविजन का अमाउंट काटने के बाद लिखा है? कुछ नहीं करा, मेरे को सिर्फ क्वेश्चन में लिखा हुआ था 48 नहीं आया, तो आना कितना था? 264 आया कितना नहीं, तो 48 तो कितना आया? बस, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ आया? नेक्स्ट, फर्नीचर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। फर्नीचर ट्रांसफर हुआ 50,000 का। अगर फर्नीचर अपने आप ट्रांसफर हो रहा है 50, क्या मैं सेटल कर दूं अपने आप 50,000 का? यस, समझ आया? तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू रियलाइजेशन 50-50, समझ आया? नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग रिलाइज्ड 8 लाख अगेंस्ट बुक वैल्यू ऑफ 5 लाख, प्रॉफिट 5 लाख की ट्रांसफर हुई और 8 लाख की गई, हमें कोई मतलब नहीं है, ऑटोमेटिकली 3 लाख का प्रॉफिट अब ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 8 लाख 8 लाख। बुक वैल्यू 5 लाख की थी, मैंने ट्रांसफर 5 लाख का करा, मेरी बिकी 8 लाख की, मेरा ऑटोमेटिकली 3 लाख का प्रॉफिट बुक हो गया। समझ आया? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000, ठीक है, तो 60,000 की भेज दो। गुडविल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वाज 1 लाख। अब क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में गर्वित? गुडविल कितनी ट्रांसफर हुई है? क्या मैं अपने आप 1 लाख की बेच दूं जैसे मैं अभी बेचती आई हुई हूँ? नहीं, गुडविल इज एन इंटैंजिबल एसेट, सो वो सेटल नहीं होगी। और अगर बोर्ड में ऐसा आ जाए तो हम क्या एंट्री करेंगे? एज गुडविल सेटलमेंट वैल्यू इज नॉट गिवन, तो इंटैंजिबल एसेट्स अपने आप सेटल नहीं होते, तो नो एंट्री। समझ आ गया? डन। नेक्स्ट, पेटेंट्स बुक वैल्यू इतना, रिलीज इतना दिया हुआ है कि पेटेंट्स कितने उतरे? 50 के, बिके कितने के? 25 के, तो मैं क्या एंट्री करूंगी? बैंक टू रियलाइजेशन 25। अभी सब ये कर रहे हैं और जब पेपर में दूंगी तो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो भूल जाओगे कि ऐसे तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद हम सबको जीरो कर चुके हैं। मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई मशीनरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इसको थोड़ा तेज करो। समझ आया? समझ आया? नेक्स्ट, एक्रूड इनकम है या प्रीपेड एक्सपेंस ना बैलेंस शीट में ट्रांसफर हुआ 50 और 20, यहाँ पर दोनों चीज थी, एक्रूड इनकम भी प्रीपेड एक्सपेंस भी 50,000 और 20,000। क्या मैं अपने आप सेटल कर दूं? अभी अभी पढ़ के आए कि एक्रूड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंस अपने आप सेटल नहीं होते। तो नो एंट्री, रीजन सेम। समझ आया? पेन डाउन करो, फिर नेक्स्ट बैक क्वेश्चन का करेंगे।